Hello, good evening and welcome to yet another video. Now this video is for my May 2025 CA intermediate students and all those students of January 2025 who unfortunately could not clear CA intermediate and now are going to give their May 2025 attempt. Group 1 subject of direct tax. आपके लिए द बजट एप्लीकेबल इज फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024. तो जैन 25 के बच्चे तुमने फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ा है. अब तुम्हें फाइनेंस एक्ट 2024 जो इलेक्शन के बाद आया था 23 जुलाई 2024 को वो पढ़ना पड़ेगा. बहुत सारे अमेंडमेंट्स है स्पेशली इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स. तो इस वीडियो में माय अटेम्प्ट इज टू क्विकली गो थ्रू ऑल द अमेंडमेंट्स. जैन 2025 के स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए ये एक तरीके का अमेंडमेंट स्टडी हो जाएगा प्लस अ काइंड ऑफ क्विक ब्रशअप. मे 2025 गाइस हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी अमेंडमेंट्स इन डेप्थ डिस्कस किए हैं. तुम्हारे लिए ये क्विक फायर रिवीजन हो जाएगा. चलो तो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा अमेंडमेंट शुरू करते हैं. फर्स्ट अमेंडमेंट तुम्हारे स्लैब रेट्स डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 BAC. उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट ये आया है कि जो स्लैब रेट 3 लाख to 6 लाख था वो 3 लाख to 7 लाख हो गया. 6 to 9 का स्लैब हैज बिकम 7 to 10, 7 lakhs to 10 lakhs I mean, and 9 lakhs to 12 lakhs has become 10 lakhs to 12 lakhs. तो ये स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं. अब 115 BAC के स्लैब रेट्स याद रखने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए भी याद रखने पड़ेंगे, MCQs के लिए भी. सो द न्यू स्लैब रेट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू, इसकी वजह से एक चीज जो हम एक एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हैं. अगर मैं टैक्स कैलकुलेशन करूं तो फर्स्ट स्लैब जीरो टैक्स 3 lakhs to 7 lakhs 4 लाख रुपीस पे 5% 20,000. 7 lakhs to 10 lakhs 3 lakhs पे 10% 30,000. 10 lakhs to 12 lakhs 2 लाख रुपीस पे 15% विच इज 30,000 एंड 12 lakhs to 15 lakhs 3 lakhs पे 20%. उसमें तो खैर कोई चेंज नहीं आया. मतलब अगर आप ये टोटल करते हो तो आपका इनकम टैक्स आता है 1,40,000. दिस विल बी स्पेशली हेल्पफुल फॉर यू गाइज व्हेन यू सॉल्व MCQs. इफ यू आर पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड योर इनकम इज अबाव 15 लाख रुपीस तो एग्जैक्टली 15 लाख रुपए की इनकम पर 1,40,000 का आपका टैक्स पेएबल आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू 25 लाख रुपीस पे टैक्स गिनो तो 25 लाख माइनस 15 लैक्स 10 लैक्स 10 लैक्स पे 30% के हिसाब से 3 लाख रुपीस का टैक्स आया. अब वो 3 लाख रुपीस में ये 1,40,000 ऐड कर दो, दैट इज द इनकम टैक्स ऑन एग्जैक्ट 15 लैक्स. तो आपका बेसिक टैक्स 4,40,000, फिर इसमें 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर लेना. सो दिस वे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा. सेकेंड अमेंडमेंट वेरी स्मॉल अमेंडमेंट, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट जो पहले 40% था वो उन्होंने रिड्यूस करके 35% कर दिया है इन एन अटेम्प्ट टू प्रमोट फॉरेन कंपनीज के भाई आओ इंडिया में बिजनेस करो, वी विल इम्पोज अ लेसर टैक्स 40 से रिड्यूस करके 35% पर लेके आए. सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से इसमें कोई चेंज नहीं है. अमेंडमेंट नंबर 3 डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को पुश करने के लिए सैलरीड पीपल सैलरीड क्लास को बेनिफिट दिया कि आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज था वो हमने इंक्रीज करके 75,000 कर दिया है. इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने जो RTP रिलीज किया है मई 2025 में उसमें सैलरीज का जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये अमेंडमेंट टेस्ट हुआ है. आपको याद रखना पड़ेगा दैट इफ द एम्प्लॉय इज पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट रेजिम आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज टू बी 75,000. नाउ ऑप्ट आउट रेजिम में इट कंटिन्यूज टू बी 50,000. Then the amendment in the chapter of PGBP amendment number 4, एक बहुत पुराना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है. 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है 2015 एंड 2016 में. ये 2 अलग अलग असेसीज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इज योर बिजनेस एक्टिविटी तो इट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. अब इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए इन्होंने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया. अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, इफ यू आर इनटू बिजनेस बट योर बिजनेस इज लेटिंग आउट रेजिडेंशियल हाउसेस तो उस इनकम को PGBP इनकम ना मानते हुए इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. मतलब आपका कंप्यूटेशन पूरा चेंज हो जाएगा. अब सारे एक्सपेंसेस का जो एक्चुअल एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेते थे वो डिडक्शन नहीं मिलने वाला आपको.
सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे माइनस कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और अगर लोन लिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिलेगा, इट विल बी टैक्सेबल एज हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, इस अमेंडमेंट का एनालिसिस ये भी निकल के आता है कि दिस अमेंडमेंट ओनली टारगेट्स रेजिडेंशियल हाउसेज एंड नॉट कमर्शियल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की एंड इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी तो हाउस प्रॉपर्टी, इफ इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी तो पहले पीजीबीपी हुआ करता था लेकिन अब इट इज टैक्सेबल एज हाउस प्रॉपर्टी ओनली। एज फार एज कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड, इफ इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी तो हाउस प्रॉपर्टी, बट इफ इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी तो वो पीजीबीपी में टैक्स हो जाएगा। अमेंडमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टीज को टच नहीं करता। पीजीबीपी चैप्टर में एक और अमेंडमेंट, अपना अमेंडमेंट नंबर 5, एम्प्लॉयर अगर नेशनल पेंशन स्कीम में, अप्रूव्ड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगा तो सेक्शन 3614A के हिसाब से उसको मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलता था। हाँ, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, यू हैव टू डिपॉजिट द मनी इनटू द पेंशन स्कीम। अब वो 10% की लिमिट को इंक्रीज करके 14% कर दिया। एम्प्लॉयर गेट्स अ डिडक्शन ऑफ 14%। आरटीपी मई 2025, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, टोटल इनकम का क्वेश्चन, उसमें भी इस अमेंडमेंट को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 2। अमेंडमेंट नंबर 6, पीजीबीपी चैप्टर का आखिरी अमेंडमेंट, एज अ पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन यू पे सैलरी टू योर पार्टनर्स, तो वर्किंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर को जो सैलरी देते थे उसमें एक लिमिट तक आपको डिडक्शन मिलता था। अगर आप अपने पुराने लिमिट्स याद करोगे ना तो यू विल ऑब्जर्व कि अमेंडमेंट जो आया है ना उसमें सारे अमाउंट्स इन्होंने डबल कर दिए हैं। पुराना प्रोविजन कुछ ऐसा था, अगर बुक लॉस था तो आपका लिमिट 1,50,000 था, वो इन्होंने डबल करके 3 लाख रुपीस कर दिया। 1,50,000 डज नॉट अप्लाई। अगर बुक प्रॉफिट था तो ओल्ड प्रोविजन था बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख रुपीस, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और मिनिमम 1,50,000। अब 150 का 3 लाख कर दिया, 3 लाख का 6 लाख कर दिया, लिमिट सारे डबल हो गए। परसेंटेजेस में कोई चेंज नहीं है, 90% और 60% वैसे का वैसा है। सो एज अ स्टूडेंट नाउ प्लीज डोंट रिमेंबर द ओल्ड रेट्स, सीधा सीधा नया रेट्स याद रखो। अगर बुक लॉस है तो मेरी डिडक्शन की लिमिट 3 लाख रुपीस है। 3 लाख से ज्यादा अगर मैंने मेरे एक्टिव पार्टनर को सैलरी दिया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, ऊपर का अमाउंट 3 लाख अलाउड होगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म बुक प्रॉफिट कमाती है अप टू 6 लाख रुपीस तो बुक प्रॉफिट का 90% और अ मिनिमम ऑफ 3 लाख रुपीस, विच एवर इज हायर ऑफ द टू इज योर लिमिट फॉर गेटिंग द डिडक्शन। बुक प्रॉफिट 6 लाख रुपीस के ऊपर हुआ तो 6 लाख रुपीस पे 90%, मतलब ये वाला जो मैंने ब्रैकेट लिखा वो सीधा सीधा 5,40,000 आ जाएगा। और बुक प्रॉफिट में से 6 लाख रुपए का कैलकुलेशन हो गया तो उसके ऊपर जितना बुक प्रॉफिट है उस पे 60%। दीज आर योर न्यू लिमिट्स। कमिंग टू दिस बिग अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 6 ऑनवर्ड्स, बहुत सारे अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। एक्चुअली स्पीकिंग अगर काउंट करूं तो कैपिटल गेन्स एक अकेले चैप्टर में देर आर 8 अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट नंबर फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कैपिटल गेन, अपना अमेंडमेंट नंबर 6। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिटरमाइन करने के लिए होल्डिंग पीरियड का क्राइटेरिया हुआ करता था, अब इसमें 2 चेंजेस आए हैं। पहला चेंज, अगर आपके पास सिक्योरिटी है विच वॉज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया बट अदर देन अ यूनिट, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को यहां पे इंक्लूड नहीं किया, तो 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स तो शॉर्ट टर्म, ग्रेटर देन 12 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म। दीज दीज आर एक्चुअली माई 4 एसेट्स जिसके लिए 12 मंथ्स का क्राइटेरिया लगता था। नाउ द अमेंडमेंट दैट देव इंट्रोड्यूस्ड इज, इन्होंने ये जो ब्रैकेट है अदर देन अ यूनिट इसको डिलीट कर दिया। मतलब अगर आप स्क्रीन पे ध्यान दो, अब ये जो पूरा पॉइंट है वो अब ऐसे दिखता है, सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ अब लिस्टेड यूनिट्स भी ग्रुप 1 में कवर हो गए। इफ द होल्डिंग पीरियड इज 12 मंथ्स और लेस तो शॉर्ट टर्म, बट ग्रेटर देन 12 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म। बट the main problem is that, just give me a second guys. So as I was saying, the main catch here is
ये अमेंडमेंट्स कैपिटल गेन के मोस्टली 23 जुलाई 2024 एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है. सो इफ यू हैव ट्रांसफर्ड एनी यूनिट जो लिस्टेड है बट बिफोर 23 जुलाई 2024, तो ये ग्रुप 1 के क्राइटेरिया में नहीं आएगा, तो ग्रुप 3 के क्राइटेरिया में 36 मंथ्स वाले क्राइटेरिया में आ जाएगा. इफ योर ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, इस टेबल का हेडिंग देखिए, इफ योर ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, तो इवन लिस्टेड यूनिट्स विल बी कैटेगराइज्ड एज शॉर्ट टर्म. इफ दे आर 12 मंथ्स और लेस, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. सेकेंड अमेंडमेंट दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इज 36 मंथ्स का पूरा क्राइटेरिया ही डिलीट कर दिया है. सो एनी एसेट विच डज नॉट फॉल इन ग्रुप 1 विल नाउ बी कवर्ड इन ग्रुप 2 एनी अदर कैपिटल एसेट. इसका मतलब ग्रुप 2 में शेयर्स जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड वाले शेयर्स, वो तो ग्रुप 2 में आते ही है. लैंड, बिल्डिंग और बोथ, ये भी ग्रुप 2 में आता है. बट अब तक जो एसेट्स 36 मंथ्स में कवर होते थे, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, ये सब कुछ अब 24 मंथ्स में कवर होने लगेंगे. अगेन प्रोवाइडेड योर डेट ऑफ ट्रांसफर इज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024. सो दीज आर द 2 अमेंडमेंट्स. हाँ, जो स्लम्प सेल वाला अपना सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 50B, उसमें अभी भी लिखा हुआ है कि 36 मंथ्स का क्राइटेरिया विल अप्लाई. सो फॉर्मली स्पीकिंग 36 मंथ्स का क्राइटेरिया डिलीट हो गया है, बट सेक्शन 50B में इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया है. इसका मतलब 36 मंथ्स का क्राइटेरिया अभी भी स्लम्प सेल के बिजनेस यूनिट के लिए अप्लाई होगा. ओके, इसी अमेंडमेंट से कनेक्टेड एक अमेंडमेंट ऐसा आया है, सर्टन कैपिटल एसेट्स ऑलवेज डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म. ये जो आपका सेक्शन 50AA है, जनवरी 2025 के स्टूडेंट्स को याद आएगा, ये 50AA was introduced in फाइनेंस एक्ट 2023. ये भी एक सेक्शन अमेंडमेंट था फाइनेंस एक्ट 2023, मतलब जैन 25 के बच्चों के लिए. अब इन्होंने फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 में इस सेक्शन को रीड्राफ्ट किया है और इसमें एक चीज ऐड करी है. इस सेक्शन के हिसाब से आपके फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स विल बी डीम्ड हमेशा ऑलवेज कंसिडर टू बी शॉर्ट टर्म. नंबर 1, मार्केट लिंक डिबेंचर, कभी अक्वायर किया कभी ट्रांसफर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर 2, यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन इज द सेम डेफिनेशन, मैक्सिमम 35% म्यूचुअल फंड ने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है. मैक्सिमम मतलब 65% या उससे ज्यादा इस म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से जो पैसा लिया है उसका 65% या उससे ज्यादा डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, अदर म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया है. डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में ज्यादा 35% ही इन्वेस्ट होना चाहिए. ऐसे म्यूचुअल फंड को हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बोलेंगे. हियर कम्स द कॉम्प्लिकेशन गाइस. आपके पास स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है जो आपने अक्वायर किए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड हम इसको शॉर्ट टर्म मान लेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि गाइस स्क्रीन पे नजर रखना, अगर आपने यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बिफोर 1 अप्रैल 2023 अक्वायर किए हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बिफोर 1 अप्रैल 2023 अक्वायर किए हैं, तो 50AA का सेक्शन अप्लाई नहीं होता. मतलब फिर हमको एग्जैक्ट होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा. अब अगर 23 जुलाई के पहले ही ट्रांसफर कर दिया तो सारे यूनिट्स 36 मंथ्स के क्राइटेरिया में आ जाते थे. लेकिन अगर 23 जुलाई या उसके बाद ट्रांसफर किया तो हमने अभी एक अमेंडमेंट देखा कि वो अदर देन यूनिट वाला ब्रैकेट डिलीट हो गया. मतलब अगर वो यूनिट लिस्टेड यूनिट निकले तो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया, और अगर अनलिस्टेड यूनिट निकले तो 34 मंथ्स का क्राइटेरिया, क्योंकि 23 जुलाई के बाद 36 मंथ्स वाला क्राइटेरिया तो डिलीट हो गया है, सब कुछ 24 मंथ्स में कवर हो गया. सो 50AA में 3 स्पेसिफिक कैपिटल एसेट्स कवर हुए. मार्केट लिंक डिबेंचर कब अक्वायर किया, कब ट्रांसफर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा शॉर्ट टर्म. स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अगर 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद अक्वायर हुए हैं तो शॉर्ट टर्म, उसके पहले तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है.
Unlisted bond, third asset. Unlisted bond, unlisted debenture which is transferred, redeemed or matures on or after 23rd July 2024. मई 2025 के आरटीपी में जो केस सिनेरियो एमसीक्यू पूछा है उसमें इन्होंने इस वाले अमेंडमेंट को टेस्ट किया है। अगर अनलिस्टेड डिबेंचर है और वो 23 जुलाई या उसके बाद मैच्योर हो गया, रिडीम हो गया या आपने सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म। इसका मतलब अगर आपने वो अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर 23 जुलाई के पहले ट्रांसफर किया है तो अगेन सेक्शन 50AA इज नॉट एप्लीकेबल। फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है और अनलिस्टेड डिबेंचर्स के लिए हमेशा 36 मंथ्स का क्राइटेरिया लगता था। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 मंथ्स था, अनलिस्टेड डिबेंचर तो 36 मंथ्स में ही आता था। तो लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स तो शॉर्ट टर्म, ग्रेटर देन 36 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म। हाँ, 23 जुलाई या उसके बाद ट्रांसफर किया तो सेक्शन 50AA के हिसाब से इट इज डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म। दिस वॉज योर अमेंडमेंट नंबर 7। अमेंडमेंट नंबर 8, इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, बट नो इंडेक्सेशन फॉर ट्रांसफर। याद रखना गाइस, ट्रांसफर वर्ड लिखा है मतलब सेल, एक्सचेंज, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन। ट्रांसफर की डेफिनेशन में जो कुछ भी आता है, अगर वो ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई है देन इट मींस इंडेक्सेशन बेनिफिट अप्लाई नहीं होने वाला। इसका मतलब दो चीजें, फर्स्ट आपका कैपिटल गेन फिर कंप्यूट होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड दिस विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब गाइज यू विल एग्री विथ मी, फॉर्मूला शॉर्ट टर्म के जैसा ही हो गया, एकदम सिंपल। सेकेंड थिंग, इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल होगा, मिलेगा अगर तुम्हारा ट्रांसफर हुआ बिफोर 23rd जुलाई 2024 तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इसमें ना एक एकदम क्लेवर सा क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट बना सकता है, इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, वो जो कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड है ना, वो कन्वर्ट ये लोग करेंगे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में और फिर बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड बेचा और ये डेट ऑफ सेल ना आपको दिया जाएगा आफ्टर 23rd जुलाई 2024। लेकिन गाइस ये जो सेल हुआ ना, ये स्टॉक इन ट्रेड का सेल हुआ। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर में हो गया था, मतलब यू आर एंटाइटल्ड टू इंडेक्सेशन इन दिस केस बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ट्रांसफर हुआ था। सो इस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, 23 जुलाई के पहले अगर ट्रांसफर होता है तो इंडेक्सेशन अवेलेबल है। यू विल हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हेन यू लुक एट द डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ ट्रांसफर इन कैपिटल गेन क्वेश्चंस। अमेंडमेंट नंबर 9, गिफ्ट विल इररेवोकेबल ट्रस्ट वाला जो एग्जेम्पशन था वो पहले सारे एसएससीज को मिलता था, अब इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। मतलब बाय चांस if your assessee is a company, if your assessee is a partnership firm, if your assessee is a AOP और BOI, तो उन्होंने अगर कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट में दिया है तो उन्हें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उनका कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन गिफ्ट विल बिकम टैक्सेबल। हाँ, लेकिन सवाल यही आएगा कि अगर कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है तो व्हाट शुड आई टेक एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि गिफ्ट में जो एसेट दिया है सामने वाले पार्टी ने मुझे कंसिडरेशन नहीं दिया है। सो इसका सिंपल आंसर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट। इसके लिए एक सेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सेक्शन नंबर 50D, जिसमें लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले सकते हो। सो ऑल्सो पोटेंशियली रिमेंबर, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म ने एक एसेट गिफ्ट दिया, अपने पार्टनर को गिफ्ट दिया, मतलब दिया फॉर नो कंसिडरेशन। अब तक हम एग्जेम्पशन लेते थे, लेकिन अब हमें सोल्यूशन बनाते वक्त फर्म के लिए कैपिटल गेन टैक्सेबल बनाना पड़ेगा एंड फॉर द पार्टनर
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 में टैक्सेबल होता है। पार्टनर को अगर फॉर्म से कोई एसेट नो कंसिडरेशन में मिलता है तो वो किसी एग्जेम्पशन के लिस्ट में नहीं आता। रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉर्म और पार्टनर को कवर नहीं किया है। सो इफ यू कैन एनालाइज दिस एग्जांपल ऑन योर ओन, यू माइट अग्री विथ मी कि फॉर्म और पार्टनर दोनों के लिए ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा, डबल टैक्सेशन का इफेक्ट आएगा। इससे इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो सकता है। अमेंडमेंट नंबर 10, टैक्स रेट के चेंजेस, वे टू इंपॉर्टेंट गाइस। टैक्स रेट के चेंजेस, कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे हैं, और प्लीज बराबर से ध्यान दे देना, एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिसपे आप सेल पे एसटीटी पे करते हो, 15% वॉज द टैक्स रेट, वो वैसे का वैसा रहा। ट्रांसफर मेड बिफोर 23 जुलाई, बट इफ द ट्रांसफर इज मेड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, 15% को इंक्रीज करके 20% टैक्स रेट बना दिया। चेंज इन द टैक्स रेट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, दो मेजर चेंजेस। 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 1,25,000, बट गाइस प्लीज रिमेंबर 1,25,000 इज द लिमिट एप्लीकेबल फॉर द एंटायर ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि 23 जुलाई के पहले 1 लाख और 23 जुलाई के बाद 1,25,000, नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 23 जुलाई के पहले 125, 23 जुलाई के बाद सेपरेट 125, नहीं भाई, पूरे साल का कैपिटल गेन 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद जब टैक्स लगेगा तो जो एक्सेस कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा, इफ दैट इज बिकॉज ऑफ अ ट्रांसफर, इफ वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई के पहले अराइज हुआ था तो 10% टैक्स रेट लगाओ। ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 12.5%। सर मतलब पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो एक काम करो, तुम्हारा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एलटीसीजी कैलकुलेट कर लो, जो ये सेक्शन 112A में कवर होता है। इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसमें से 1,25,000 का कैपिटल गेन माइनस कर दो, मतलब 1,25,000 एग्जेम्प्ट हो गया। अब ये तुम्हारा एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, इसका एनालिसिस करो डेट वाइज। ऑल दैट एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच अराइजेस बिफोर 23 जुलाई 2024, इस अमाउंट पे 10% टैक्स भरो, और जितना अमाउंट अराइज हुआ ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, इस अमाउंट पे 12.5% का टैक्स भरो। मतलब अगर इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने तुमको डिटेल्ड कुछ पूछने की कोशिश की तो वो तुमको डेट ऑफ ट्रांसफर दे देंगे और कैपिटल गेन कैलकुलेट करने को बोल देंगे, या सीधा कैपिटल गेन ही दे देंगे। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट 1,25,000 का एग्जेम्पशन लेस कर दो, उसके बाद सोचो कि जो कैपिटल गेन आता है उसमें से कितना 23 जुलाई के पहले आया, कितना 23 जुलाई या उसके बाद आया। Sometimes the institute here might not give you proper information and might just tell you long-term capital gain 1,98,000. अब 1,98,000 में से 1,25,000 माइनस तो कर ले, लेकिन उसके बाद क्या टैक्स रेट लगाए इसके बारे में शायद इंफॉर्मेशन ना दिया हो। Then you will have to go ahead with an assumption, either it is arising before or it is arising on or after। जो भी assumption हो, अपना assumption आंसर में लिख के आना, फिर ही तुम्हारा आंसर वैलिड माना जाएगा। टैक्स रेट चेंज इन सेक्शन नंबर 112, भयंकर चेंज आया है 112 में, बट आई ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू। 112 का जो टैक्स रेट हुआ करता था ना, वो हुआ करता था 20% विथ इंडेक्सेशन। नाउ द चेंज दैट दे हैव मेड इज, इन्होंने इंडेक्सेशन तो हटा दिया, तो दे हैव सेड विदाउट इंडेक्सेशन, और ये जो 20% का टैक्स रेट है ना, वो रिड्यूस करके 12.5% कर दिया। सो wherever you can see 20% with indexation, wherever you can see 20% with indexation, वो अब रिड्यूस होकर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन हो गया है। जहां पे भी आप 20 विथ इंडेक्सेशन देख रहे हो, वो रिड्यूस होकर 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन हो गया। अच्छा, लिस्टेड शेयर्स और लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता था 20% विथ इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस। अब 20 का 12.5 हो गया, विथ इंडेक्सेशन का विदाउट हो गया। देन बट ऑब्वियसली ये दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट नहीं देने वाली आपको, वरना कोई 12.5% का टैक्स भरने नहीं वाला। एवरीबडी इज गोइंग टू पे 10% टैक्स ओनली, नहीं। सो
ऑन और आफ्टर 23 जुलाई आपके पास विच एवर इज लेस का कोई ऑप्शन नहीं है, 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन भर दो। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट, 20% को रिड्यूस करके 12.5 कर दिया क्योंकि इंडेक्सेशन अबॉलिश कर दिया। सेकेंड अमेंडमेंट, ये खैर अमेंडमेंट नहीं है, इट्स जस्ट एन इम्प्लीकेशन। अनलिस्टेड शेयर्स और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो नॉन रेजिडेंट के पास होती है, पहले उसमें कंपलसरी 10% विदाउट इंडेक्सेशन था, अब कंपलसरी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। हाँ, द सेकेंड अमेंडमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इसको भी मई 2025 के आरटीपी में टेस्ट किया है। एग्जैक्टली यही चीज जो मैंने रेड में हाईलाइट की है ना, मई 2025 के आरटीपी में इसको टेस्ट किया हुआ है। अगर तुम्हारा ट्रांसफरर रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग है। पॉइंट नंबर 3, उसको अक्वायर आपने किया है बिफोर द बजट डेट 23 जुलाई के पहले, लेकिन उसको ट्रांसफर आपने किया है बजट डेट या उसके बाद। देन यू विल हैव एन ऑप्शन कि नए सिस्टम के हिसाब से, नई सिस्टम के हिसाब से 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन का टैक्स भरो, लेकिन पुरानी सिस्टम के हिसाब से 20% विथ इंडेक्सेशन का टैक्स कैलकुलेट करो। आउट ऑफ द टू विच एवर इज लोअर, तुम्हारी मर्जी, यू कैन पे द लोअर ऑफ द टू टैक्सेस। यू विल गेट एन ऑप्शन 23 जुलाई या उसके बाद ट्रांसफर किया है, लेकिन प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले अक्वायर कर ली थी हमने, तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन क्योंकि ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई के बाद, लेकिन पुराना सिस्टम के हिसाब से 20% विथ इंडेक्सेशन। नाउ आउट ऑफ द टू विच एवर इज लोअर, दैट इज द टैक्स दैट यू विल पे। प्लीज रिमेंबर दैट ये ऑल्टरनेटिव आपको टैक्स पे करने के लिए ही दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन जो कैलकुलेट होगा, उसी अमाउंट को आप ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई में इंक्लूड करने वाले हो, क्योंकि ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद हुआ है। अच्छा, इफ यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ जिसने 23 जुलाई के पहले अक्वायर किया और 23 जुलाई के पहले ही ट्रांसफर कर दिया बजट आने के पहले, तो बजट आने के पहले तो पुराना कॉन्सेप्ट ही लगेगा 20% विथ इंडेक्सेशन। बेटा इस वाले सिचुएशन में द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, क्योंकि 23 जुलाई के पहले है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, दिस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ, और एनालिसिस के तौर पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिख के रखी है, if it is acquired after 23rd July and transferred also after 23rd July, तो बजट आने के बाद ही मैंने अक्वायर किया, बजट आने के बाद मैंने बेच दिया, तो ऑब्वियसली मुझे अब कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। इट इज 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। हाँ, जस्ट यू गॉट टू रिमेंबर वन थिंग, ये वाली सिचुएशन ना PY 24-25 में नहीं आने वाली, क्योंकि होल्डिंग पीरियड मिनिमम 24 मंथ्स, मिनिमम 2 साल तो रखना पड़ेगा। सो आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद खरीदा है, उसके बाद बेचा है, तो फ्यूचर में जब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आएगा तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ के लिए है। मतलब इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट या फिर इफ यू आर अ रेसिडेंट फर्म, कंपनी, एओपी, लेकिन रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो, तो पुराना रेट 20% विथ इंडेक्सेशन, नया रेट 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। आपको कोई ऑल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। सो एज फार एज दिस सेक्शन 112 इज कंसर्न्ड, अगर इसके टैक्स रेट में एकदम कंसाइसली समराइज करूं तो 20% विथ इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल अप टू 23rd July. On or after 23rd July, 12.5% without indexation. And the second amendment, resident individual, resident HUF, land and building acquired before 23rd July 2024, transferred on or after 23rd July 2024. तो नया प्रोविजन 12.5% without indexation और पुराना प्रोविजन 20% with indexation, whichever is lower is the tax that you will pay. Okay. Meaning of fair market value on 31st January 2018. अगर आप सेक्शन 112A में टैक्स भरते हो 1,25,000 का एग्जेम्पशन, तो एक सेक्शन है कि आपने अगर 31st जनवरी 2018 के पहले वो कैपिटल एसेट अक्वायर किया,
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने का एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि यू टेक द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यू कंपेयर इट विथ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2018, whichever is lower. Then you take this lower figure and you compare it with the actual cost that you have paid for this asset, whichever is higher. ये आपका cost of acquisition बनता है. This is the cost of acquisition if long term capital gain is taxable under section 112A. ये पूरा फॉर्मूला सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर AC में है. अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया सर? देखो 31st January 2018 को आपका इक्विटी शेयर अनलिस्टेड है, आपने उसको फिर ट्रांसफर किया आईपीओ में. आईपीओ में OFS ऑफर फॉर सेल वाला आईपीओ है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना स्टेक बेच रहा है और जनरल पब्लिक उसको खरीद रहा है. इस आईपीओ के खत्म होने के बाद the company shares are going to be listed thereafter on the stock exchange. So your capital asset, I've tried to break it into parts so that understanding becomes easy. Your capital asset is an equity share which was unlisted on 31st January 2018. At the time when you are transferring it is in an IPO as an offer for sale. So in this IPO, company is not allotting fresh shares. The existing shareholders are offloading or selling off their stake. This equity share gets listed subsequently. So government ने section 112A का benefit इस situation में भी extend किया और कहा कि fair market value on 31st January 2018 तो मिल नहीं सकती, क्योंकि 31st January को ये कंपनी के शेयर लिस्टेड थे ही नहीं. तो कोई बात नहीं, एक काम करो, आपने जिस ईयर उस एसेट को अक्वायर किया था वहां से लेके 17-18 तक उसको इंडेक्स कर दो, और वो जो इंडेक्स्ड फिगर आएगा ना उसी को फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लो. एंड द सेकेंड सिचुएशन इज असेसी के पास एक इक्विटी शेयर आया क्योंकि उसने अपना कोई एक एग्जिस्टिंग शेयर सरेंडर किया. इस सरेंडर पे होने वाला कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है. एग्जाम्पल, आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे, वो प्रेफरेंस शेयर फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए. अब इस पे आने वाला कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है. ये प्रेफरेंस शेयर जो आपने सरेंडर किया है वो 31st January 2018 को अनलिस्टेड था. उसके बाद जो इक्विटी शेयर मिला वो भी अनलिस्टेड था. फिर ये इक्विटी शेयर आपने आईपीओ में ऑफर फॉर सेल में सेल किया, और आईपीओ खत्म होने के बाद ये कंपनी के शेयर लिस्ट हुए. तो 31st January का मार्केट वैल्यू तो नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, 17-18 तक इंडेक्स कर लो. सर ये दोनों पॉइंट में फर्क क्या है? ऊपर वाला जो पॉइंट है ना सर, ऊपर वाला मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज कि आपके पास ओरिजिनली इक्विटी शेयर ही थे, वेरएस ये जो सेकेंड पॉइंट लिखा है इसमें आपके पास ओरिजिनली इक्विटी शेयर नहीं था, आपके पास कोई और शेयर था, वो एक्सचेंज करके आपके पास ये वाला इक्विटी शेयर आया है, जिसकी वजह, और फिर उसको आपने आईपीओ में बेचा है. सो प्रेफरेंस शेयर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, दैट्स द सेकंड एग्जांपल. ओरिजिनली यू हैड अक्वायर्ड इक्विटी शेयर, दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल. चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट, बायबैक में अमेंडमेंट आया, कैपिटल गेन्स का ये लास्ट अमेंडमेंट. अगर बायबैक डोमेस्टिक कंपनी करती है, if the buyback is done by a domestic company and it is of equity share, तो 1 अक्टूबर के पहले डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 115QA में एक्स्ट्रा 23.296% टैक्स पे करती थी, और शेयर होल्डर के लिए वो पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती थी. 1 अक्टूबर 2000 के बाद, 1 अक्टूबर 2024 के बाद, आई एम वेरी सॉरी फॉर द डेट, 1 अक्टूबर 2024 के बाद एक बहुत ही स्ट्रेंज जैसा अमेंडमेंट है. बायबैक पे मिलने वाला पूरा पैसा डिविडेंड के नाम पे टैक्सेबल करो, सेक्शन 222 सब क्लॉज नंबर F नया इंसर्ट किया
कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं देंगे इसके सामने। जनरली डिविडेंड के सामने इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता था, इस वाले डिविडेंड के सामने कोई इंटरेस्ट का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। एंड सर वो शेयर तो बायबैक हो गए, बायबैक पे जो पैसा मिला गवर्नमेंट ने उसको आईएफओएस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर दिया। लेकिन सर वो बायबैक जो शेयर हुए वो खरीदे थे ना, तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ उसके कॉस्ट को ना तुम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से रिड्यूस करो एज पर सेक्शन नंबर 46A। ये तो बहुत पुराना सेक्शन है, बरसों से एग्जिस्ट करता है। लेकिन सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो मिला ही नहीं, जो कंसिडरेशन मिला वो तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्स कर दिया। हाँ भाई, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 0 ले लो, कॉस्ट माइनस करो, ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आंसर आएगा। होल्डिंग पीरियड के हिसाब से वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी है वो मान लो और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का रूल्स अप्लाई कर लो। सो द स्ट्रेंज पार्ट इज इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 के पहले डोमेस्टिक कंपनी विल पे एडिशनल टैक्स, इक्विटी शेयर होल्डर तेरे लिए एग्जेम्प्ट। 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर जो पैसा मिला तुझे पूरा पूरा टैक्सेबल एज डिविडेंड, और जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स बॉट बैक है उसको 0 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से माइनस कर और लॉस कैलकुलेट कर, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर अप्लाई करके उस लॉस को सेट ऑफ कर कैरी फॉरवर्ड कर। यह अमेंडमेंट सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी और इक्विटी शेयर के लिए आया। मतलब गाइज वो ही डोमेस्टिक कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक करती है, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करती है, तो 1 अक्टूबर के पहले एडिशनल टैक्स पे करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए एग्जाम था। 1 अक्टूबर के बाद सेक्शन नंबर 46A लगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैक्स भरेगा, बायबैक पे मिलने वाला अमाउंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रेफरेंस शेयर्स जितने में अक्वायर किया था उसका कॉस्ट। हाँ, इंडेक्सेशन बेनिफिट हम नहीं देंगे क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 मतलब 23 जुलाई 2024 के बाद, एंड सो नो इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड, अकॉर्डिंगली टैक्स रेट डिसाइड कर लेना। अगर बायबैक किसी फॉरेन कंपनी ने किया तो जो एडिशनल टैक्स भरने वाला सेक्शन 115 QA था वो फॉरेन कंपनी के लिए कभी था ही नहीं, तो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर वही हमेशा टैक्स भरते थे, और उसमें इन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, जैसा है वैसा ही रहेगा पूरे साल में। कभी भी किसी फॉरेन कंपनी ने बायबैक किया तुम्हारे लिए एज अ शेयर होल्डर, एज अ सिक्योरिटी होल्डर, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। चलो, कैपिटल गेन के अमेंडमेंट इसके साथ खत्म हुए। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट तो हमने देख लिया कि डिविडेंड में नया क्लॉज नंबर F आया और उसके सामने कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा दूसरा अमेंडमेंट, फैमिली पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो 15,000 रुपीज का मिलता है, वो इन्होंने इंक्रीज करके 25,000 कर दिया इफ यू आर पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। आपको याद होगा सैलरीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 हो गया, वैसे फैमिली पेंशन का स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 15,000 था, अब वो मैक्सिमम 25,000 हो गया। अमेंडमेंट इन सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मैक्स लिमिट 14% ऑफ सैलरी। ये लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर कभी एक अमेंडमेंट था छोटा सा, इस साल कोई अमेंडमेंट नहीं है। इस साल अमेंडमेंट आया अदर एम्प्लॉइज के लिए। अदर एम्प्लॉइज, अगर तू ऑप्ट आउट रेजिम में टैक्स भर रहा है तो तेरा मैक्सिमम लिमिट 10% ऑफ सैलरी, ये तो पहले भी वैसे का वैसा था, लेकिन अगर तू डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स भर रहा है तो 10% का लिमिट बढ़ा के हमने 14% कर दिया। It's kind of unrelated, but if a student can correlate things in his or her mind, PGBP के चैप्टर में एम्प्लॉयर को जो डिडक्शन मिलता है खुद के कंट्रीब्यूशन का, वो लिमिट 10% से 14% कर दिया। अब एम्प्लॉयर जिस एम्प्लॉई के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो ऑप्ट आउट रेजिम में टैक्स भरे या डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स भरे, वो उसका टेंशन। एज एन एम्प्लॉयर मुझे 14% ऑफ सैलरी का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा पीजीबीपी चैप्टर में। एम्प्लॉई, तुझे जो तेरे ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलने वाला है 80 CCD में जो डिडक्शन मिलेगा, ऑप्ट आउट रेजिम वाला है क्या तू? तो 10% ऑफ सैलरी। डिफॉल्ट रेजिम वाला है ना, चल आजा, डिफॉल्ट रेजिम को प्रमोट करना है ना, 10% का 14% लिमिट बढ़ा दिया तेरे लिए। टीडीएस के अमेंडमेंट, वेरी सेंसिबल अमेंडमेंट।
वेरी 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 गुड अमेंडमेंट। अगर एक एम्प्लॉई के नाम पे किसी और ने टैक्स डिडक्ट किया होता है तो वो टीडीएस हम माइनस करते हैं, लेकिन अगर एक एम्प्लॉई से किसी ने टैक्स कलेक्ट किया होता है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट टैक्स क्रेडिटेड एट सोर्स, वेरी सॉरी, दिस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये एक जरा छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अपॉलॉजीज। एम्प्लॉई से किसी ने टैक्स कलेक्ट किया है टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई करके, वो अब तक टीडीएस के कैलकुलेशन में एडजस्ट होता ही नहीं था। उतना भी तो इनकम टैक्स एम्प्लॉय के पॉकेट से गया ही है ना। तो गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिकल चीज को समझा और बोला एम्प्लॉय तुम्हारा टीसीएस भी हम माइनस करेंगे। मतलब अगर एम्प्लॉई ने किसी को टीसीएस दिया है, से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई एक मोटर कार खरीदने गया और मोटर कार डीलर को उसने टीसीएस दिया, एंड लेट अस से फॉर एग्जांपल दिस टीसीएस इससे 35,000, तो इतना टैक्स तो एम्प्लॉय के पॉकेट से गया ना। मतलब एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय का टीडीएस कैलकुलेट करेगा तो ये जितना टीडीएस आया, अब तक क्या होता था गाइस, अब तक इसमें से सिर्फ अदर टीडीएस माइनस होते थे। अब गवर्नमेंट बोलती है जो टीसीएस है ना वो भी लेस करो, और जो बैलेंस बचा ना, दिस इज द बैलेंस टीडीएस विच इज गोइंग टू बी डन, which is going to be deducted by the employer. So this is a very sensible amount, sensible amendment कि जितना TCS के नाम पे गवर्नमेंट को मिल गया है उतना टैक्स डिडक्ट क्यों करें। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन 193, अगर जो नया बॉन्ड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020, उस पे अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपीज या उससे कम है तो टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ऑब्वियसली इफ द इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीड्स 10,000 तो 10% पे टीडीएस होगा, एंड ऑब्वियसली वो पूरे इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्ट होगा, नॉट ऑन द एक्सेस अमाउंट। बट 10,000 या उससे कम तुम्हारा इंटरेस्ट है तो टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। रिडक्शन इन द रेट्स ऑफ टीडीएस, 5% का टीडीएस रेट रिड्यूस होके 2% कर दिया। इसको भी इंस्टीट्यूट ने मई 2025 के आरटीपी में टेस्ट किया है, सेक्शन 194 आईबी का सम बना के। 194 डीए इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिला जो टैक्सेबल है। लॉटरी टिकट के सेल पे जो कमीशन मिलता है एजेंट को, एनी अदर कमीशन। रेंट जो 194 आई में कवर नहीं होता, आई बी में कवर होता है। एंड 194 एम वर्क कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फी और कमीशन वाले सेक्शन अप्लाई नहीं होते तो 194 एम अप्लाई होगा। 1st of October, this is actually a very painful thing, 1st of October 2024 onwards तुम्हारा TDS रेट 2% हो गया। मतलब अगर ट्रांजैक्शन 1st अक्टूबर 2024 के पहले हुआ तो 5% टैक्स डिडक्ट करो, 1st अक्टूबर 2024 या उसके बाद हुआ तो 2% टैक्स डिडक्ट करो। अमेंडमेंट 19, वेरी सुपर्ब अमेंडमेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब टीडीएस होता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, चलो फाइन, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब टैक्स डिडक्ट होता है तो टीडीएस इज डन बाय द बायर, और सामने जो पार्टी है सेलर है। अब सिचुएशन क्या है, लेट अस से देयर आर 2 सेलर्स, मतलब बायर सेलर नंबर 1 सेलर नंबर 2 दो लोगों को पेमेंट करेगा, या समझ लो सेलर एक ही है बट देर आर 2 बायर्स। तो अब पेमेंट आएगा बायर नंबर 1 टू द सेलर एंड बायर नंबर 2 ऑल्सो कैन पे टू द सेलर। ट्रांजैक्शन तो सेम ट्रांजैक्शन है, लेकिन बायर 1 और सेलर 2, या सेलर 1 बायर 2, या फिर तीसरा भी एक चीज हो सकता है कि 2 sellers are selling and 2 buyers और 3 buyers are buying, which means पेमेंट ऐसा हो सकता है कि बायर नंबर 1 सेलर नंबर 1 को पेमेंट करे और बायर नंबर 2 सेलर नंबर 2 को पेमेंट करे। अब इस टाइप के ट्रांजैक्शंस में ना टीडीएस मैनिपुलेशन होता था। गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि
थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपया है. सो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट केस अगर मेरा कंसिडरेशन 60 लैक्स है तो बायर ना दो अलग अलग सेलर्स है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, दो अलग अलग पार्टीज है. ये 60 लैक्स को ना ब्रेक कर देगा, एक को 40 का पेमेंट देगा, एक को 20 का पेमेंट देगा और फिर बोलेगा कि मैंने जिसको पे किया अमाउंट इज बिलो 50 लैक्स तो नो टीडीएस. या फिर सेलर है और दो बायर है, सेल अमाउंट डिसाइड हुई 60 लैक्स तो एक बायर 35 लैक्स पे कर दे, दूसरा बायर 25 लैक्स पे कर दे और फिर बायर बोले भाई मैं तो जो पेमेंट कर रहा हूं वो 50 लाख से कम है तो मैं टैक्स डिडक्ट नहीं करूंगा. इस वाली सिचुएशन को टैकल करने के लिए अब इन्होंने अमेंडमेंट क्या इंट्रोड्यूस किया. इफ देर इज मोर देन वन ट्रांसफरर और मोर देन वन ट्रांसफरी then the word consideration shall be the total, the aggregate of the amount paid by all the transferees to the transferor or all the transferees to all the transferers. मतलब अब आप इस वाले ट्रांजैक्शन में 40 अलग और 20 अलग नहीं मानोगे, 60 लैक्स टोटल मानोगे और इसका मतलब ये 40 लैक्स में से भी 1% टीडीएस करना पड़ेगा, 20 लैक्स में से भी 1% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा. एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स पेड बाय ट्रांसफरी टू ट्रांसफरर्स विल बी टेकन एज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन. हाँ, वन थिंग दैट वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर, इसमें भी इंस्टीट्यूट तुमको थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है. ये अमेंडमेंट आया है इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2024. मतलब गाइस अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डील 1 अक्टूबर 2024 के पहले हुआ तो भाई बायर टू सेलर अलग अलग बायर, अलग अलग सेलर, अलग अलग ट्रांजैक्शन मानो, 50 लाख का लिमिट सेपरेटली अप्लाई होगा. अगर सेल 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद हुआ है तो भाई एग्रीगेट बेसिस पे कैलकुलेशन करना है और फिर 50 लाख के थ्रेशोल्ड के साथ चेक करना है. लास्ट टू अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट नंबर 20, 1F में मोटर व्हीकल ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज उस पे टैक्स कलेक्ट होता है इफेक्टिव 1 जनवरी अगर नोटिफाइड गुड्स, अब इनका इंटेंशन है लग्जरी गुड्स को कवर करना, तो दे सेड दैट दे विल कम आउट विथ अ नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स ये अप्लाई होता है. अब तक तो कोई नोटिफिकेशन खैर आया नहीं है, बट 1 जनवरी 2025 के बाद अगर सेलर वो नोटिफाइड गुड्स बेचता है जिसका सेल वैल्यू एक्सीड्स 10 लैक्स, तो जैसे मोटर व्हीकल पे 1% टीसीएस लगता था ऑन द एंटायर कंसिडरेशन, उसी तरीके से ये अदर गुड्स, नोटिफाइड गुड्स पे भी टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा. एंड द लास्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 21, अगर माइनर चाइल्ड के नाम पे टैक्स कलेक्ट हुआ है तो वो माइनर की इनकम जिस पेरेंट के साथ क्लब हो रही है उस पेरेंट को वो टीसीएस माइनस करने का, रिड्यूस करने का मौका दिया जाएगा. अगर मेरे माइनर बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए मैंने आउटसाइड इंडिया कोई पैसा रेमिट किया है और उस पे 206C 1G में मैंने टीसीएस दिया है, तो वो माइनर बच्चे के नाम पे टीसीएस दिया है, वो माइनर की इनकम जब पेरेंट के लिए क्लब होती है तो उस माइनर के नाम पे जो टीसीएस आता है वो टीसीएस भी पेरेंट के लिए, पेरेंट अपने टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर सकता है. सो मई 2024 के ये सारे अमेंडमेंट्स, ये जो पीडीएफ मैंने लेक्चर में यूज किया है, इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में एक गूगल ड्राइव लिंक डाल दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सको. Happy studying guys, wish you all the best, see you in the next video, tata, bye bye.